नमस्ते दोस्तों एवं प्यारे स्टूडेंट्स। पहले तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो वीडियो पर लगातार कमेंट कर रहे हैं। अब देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा संविधान संशोधन के बारे में। संविधान संशोधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अमेंडमेंट। ओके, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब देखो, जो ये संविधान संशोधन है, इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, संविधान संशोधन से संबंधित कौन कौन से विधेयक हैं, साधारण विधेयक क्या होता है, साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, एक एक शब्द आज मैं आपके क्लियर करूंगा दोस्तों। ये भी देखेंगे पहला संविधान संशोधन कब हुआ, अंतिम कब हुआ, अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 20 में है। और अनुच्छेद की बात पूछी जाए आपसे तो आपको बताना होगा अनुच्छेद 368। नोट करते हैं इनको। और जो संविधान संशोधन है, इससे संबंधित जो विधेयक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो भी देखेंगे। 3 प्रकार। साधारण विधेयक एक होगा, यानी कि साधारण बहुमत से दोस्तों। एक होगा विशेष बहुमत से, और तीसरा होगा विशेष बहुमत प्लस, यानी कि विशेष बहुमत के साथ साथ क्या चाहिए? आधे राज्यों की सहमति। ओके दोस्तों, तो देखिए संविधान संशोधन। आपसे पूछा जाए किस भाग में है इसका उल्लेख, तो भाग 20 में। अनुच्छेद की बात हो, अनुच्छेद तो वो होगा दोस्तों 368। और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये किस देश से ली गई है दोस्तों? तो वो है दक्षिण अफ्रीका। यानी कि जो ये प्रक्रिया है, ये कहां से या किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो होगा दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से। ओके दोस्तों, अब कितने प्रकार से होता है ये देखिए। कितने प्रकार से? तो ये प्रकार हैं दोस्तों 3। और ये 3 कौन कौन से हैं देखिए। नंबर 1, साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत। बहुमत को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं मेजॉरिटी। दूसरा है दोस्तों विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत से। और तीसरा है दोस्तों, तीसरा क्या है? विशेष बहुमत
विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, आधे राज्यों की सहमति, ये लीजिए दोस्तों। आप क्या कह रहे हो कि ये जलेबी बना दी मैंने? नहीं, हर गोल चीज दोस्तों जलेबी नहीं होती है। जैसे कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, उसी प्रकार हर गोल चीज जलेबी नहीं होती है। इमरती भी हो सकती है, पूरी भी हो सकती है दोस्तों। तो देखिए, आधे राज्यों की सहमति। अब इधर देखिए, जो साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन हो रहा है, तो इससे पता पड़ रहा है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता की? लचीलेपन की, लचीलेपन की विशेषता का पता पड़ रहा है दोस्तों। लचीलेपन की विशेषता, कहते हैं ना कि भारतीय संविधान लचीला है, कठोर है, या फिर दोनों का मिश्रण है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों दोनों का मिश्रण। जो ये लचीलेपन की विशेषता ली गई है, ये ली गई है दोस्तों कहां से? ब्रिटेन से। ओके दोस्तों, लचीलेपन को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेक्सिबल, यानी कि जिसमें परिवर्तन करना आसान हो। कुछ चीजें ऐसी हैं भारतीय संविधान में, उनको अपन देखेंगे भी, एग्जाम्पल भी लेंगे तीनों का। ओके दोस्तों, अब देखिए, एक है विशेष बहुमत। तो वैसे विशेष बहुमत कहते किसे हैं, ये मैं सब कुछ लिखवाऊंगा, आपको बताऊंगा। ऐसी कोई चीज नहीं बचेगी आज की वीडियो में जो कि क्लियर नहीं होगी। तो देखिए, विशेष बहुमत, इससे पता पड़ता है कि भारतीय संविधान कठोर है। यह कैसी विशेषता हो गई दोस्तों? कठोर। और ये कहां से ली गई है दोस्तों? ये ली गई है अमेरिका से। ये अमेरिका से ली गई है दोस्तों ये विशेषता। और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की जो सहमति है, ये और भी कठिन काम है। तो ये जो विशेषता है ये भी कठोर है। ये लीजिए, अब जो परिवर्तन साधारण बहुमत से होगा वो दोस्तों 300 अनुच्छेद 368 के तहत शामिल नहीं होगा, यानी इस प्रक्रिया में वो काउंट नहीं होगा। तो ये क्या है? 300 अनुच्छेद 368 में शामिल नहीं, ये इसमें शामिल नहीं है। ओके दोस्तों, और ये दोनों हैं, और इधर दोस्तों ये है, ये दोनों हैं। ये किसमें शामिल है? अनुच्छेद 368 के तहत जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन ये दोनों हैं दोस्तों, जो कि कठोर हैं। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से दोस्तों, समझ में आ रहा है दोस्तों?
अब कई सोच रहे होंगे साधारण बहुमत किसे कहते हैं, विशेष बहुमत किसे कहते हैं, या कौन से परिवर्तन इससे होंगे, कौन से परिवर्तन इससे होंगे और कौन से परिवर्तन इससे, ये भी देखेंगे दोस्तों। लेकिन तब तक इन चीजों का आप आराम से समझते जाइए दोस्तों। अब देखिए, इनको अपन कर देते हैं, यहां से अब साफ कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, आप समझिए दोस्तों। एक चीज और बता देता हूं उससे पहले मैं आपको, जो संविधान संशोधन संबंधी जो विधेयक होते हैं, ये केवल संसद में ही रखे जाते हैं, राज्यों के विधानमंडलों में नहीं। तो चाहे तो इसको भी एक बार नोट कर लेते हैं पहले। ये लीजिए दोस्तों, संविधान संशोधन संबंधित या संबंधी विधेयक केवल संसद में ही रखे जाते हैं, राज्यों के विधानमंडलों में नहीं, विधानमंडलों में नहीं। ये लीजिए दोस्तों, जो संविधान संबंधी जो विधेयक होंगे वो केवल संसद में ही रखे जाएंगे। इनको संसद के किसी भी सदन में, चाहे तो पहले लोकसभा में रख लो या फिर पहले राज्यसभा में रख लो, किसी में भी रखा जा सकता है दोस्तों। तो दोनों ही सदनों से अलग अलग पास होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें साधारण विधेयक की तरह संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। अब आप कई दोस्त सोच रहे होंगे ये संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, इसको लेकर के भी मैं एक अलग वीडियो लेकर के आऊंगा आपके सामने, तो उससे रिलेटेड कोई चीज नहीं छूटेगी, मजा भी आएगा आपको दोस्तों। तब तक केवल इतना आप समझ लीजिए कि संविधान संशोधन जो विधेयक है, ये संसद के किसी भी सदन में इसको पहले रखा जा सकता है, राज्यसभा में रख लो या लोकसभा में, लेकिन दोनों ही सदनों से अलग अलग पास होना जरूरी है, क्योंकि इसमें संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सेशन का कोई प्रावधान नहीं है। इससे आप यह समझ रहे हो दोस्तों कि संविधान संशोधन संबंधी जो विधेयक है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर की शक्ति, बराबर की पावर प्राप्त है। कोई भी जूनियर और सीनियर नहीं है, किसी को विशेष शक्ति प्राप्त नहीं है दोस्तों। एक चीज और बता देता हूं, इसको नोट भी कर लेंगे अभी। जो दोनों सदनों से पास हो गया, उसके बाद में यह जाएगा साइन होने के लिए, कानून का रूप प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति भी इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता दोस्तों। उसको अनिवार्य रूप से जो संविधान संशोधन संबंधी विधेयक होते हैं उस पर राष्ट्रपति को साइन करना ही होता है। और यह कब से अनिवार्य किया गया?
तो उसको हम नोट कर लेते हैं। 24वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1971 में, तब से यह प्रावधान किया गया है। तो देखिए 24वें संविधान संशोधन, शॉर्ट में दोस्तों मैंने संविधान है, ये है संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया। कौन सा प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर या विधेयकों पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होंगे, हस्ताक्षर करने ही होंगे। वो इन्हें पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकते, नहीं भेज सकते। कौन? राष्ट्रपति जी। और ये प्रावधान कब किया गया है दोस्तों कि भैया इनको पुनर्विचार के लिए नहीं, हेतु नहीं भेज सकता। ये कब किया गया? 24वें संविधान संशोधन कब हुआ थे? 1971, अधिनियम 1971 है दोस्तों। ये लीजिए 1971 के द्वारा, ये लीजिए दोस्तों, ये प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ ये चीज भी नोट कर देता हूं, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, किया जा सकता है। और दोनों ही सदनों से, दोनों ही सदनों से अलग अलग, अलग अलग विशेष बहुमत से, बहुमत से पास होना जरूरी है, क्योंकि इस संविधान संशोधन संबंधित विधेयकों के संबंध में, विधेयकों के संबंध में क्या नहीं है दोस्तों? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान
नहीं है, नहीं है दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन नहीं है दोस्तों। इससे एक चीज और क्लियर हो रही है कि इस विधेयक के संबंध में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बराबर की शक्ति प्राप्त है दोस्तों, तो उसको भी नोट कर लेते हैं। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक के संबंध में लोकसभा व राज्यसभा दोनों को बराबर की शक्ति प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब देखिए, अब ये मैं आपको बताता हूं कि भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं। ओके दोस्तों, अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 106। सर पहला कब हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों जून 1951 में। ओके दोस्तों, और जो 106वां संविधान संशोधन हुआ था, यह हुआ था सितंबर 2023 में दोस्तों, तो इनको भी नोट कर लेते हैं। देखिए, अब तक भारतीय संविधान में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ये लीजिए दोस्तों। अब तक अब देखेंगे पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, कब? इसके बाद देखेंगे 106वां संविधान संशोधन कब हुआ, ये देखिए दोस्तों। पहला हुआ था, मैंने क्या बताया आपको, जून 1951 में हुआ था दोस्तों। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, तब इसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। और जो पहला संविधान संशोधन हुआ जून 1951 में, तब इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों। मजा आ रहा है दोस्तों? अब देखिए, जो 106वां संविधान संशोधन है, ये कब हुआ? तो ये हुआ दोस्तों, कब हुआ? सितंबर 2023 में, 2023 में हुआ दोस्तों। ओके दोस्तों, अब अपन ये देखेंगे जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। आप सोच भी रहे हो कि सुरेंद्र सर ने ये तो बताया ही नहीं कि साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है। मेन चीज यही है दोस्तों, अच्छे से समझाऊंगा, यहां पर बैठाऊंगा दोस्तों। और कौन कौन से परिवर्तन है जो साधारण उससे हो जाता है बहुमत से, कौन से हैं जो विशेष बहुमत से हो रहे हैं,
कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जो विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता पड़ रही है। कुछ एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों, फिर टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का अर्थ, साधारण बहुमत का मतलब हो गया जिसको आसानी से किया जा सके। सामान्य बहुमत बोल दो, साधारण बहुमत बोल दो, एक ही बात है दोस्तों। अब देखिए मैं आपको उदाहरण देकर के बताता हूं। जैसे लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 543 दोस्तों, समझ रहे हो दोस्तों? तो जरूरी तो है नहीं कि भाई कभी सारे सदस्य ही अटेंड हो। किसी दिन मान लीजिए 443 है, समझ रहे हो दोस्तों? जो 443 है उसको अपन क्या कहेंगे? उपस्थित। सदन में उपस्थित, सदन में उपस्थित, उपस्थित बोल दो, या इसको क्या बोल सकते हैं? तत्कालीन, तत्कालीन। ये लीजिए दोस्तों, सदन में उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का आधे से एक अधिक होना। समझ लो दोस्तों इसको। सदन में उपस्थित, मैंने कहा लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है, लेकिन उस दिन कितने उपस्थित हैं दोस्तों? 443, सॉरी 543। ये क्या है? उपस्थित। और जो उपस्थित होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं? तत्कालीन। ओके दोस्तों, ये लीजिए उपस्थित, सॉरी कुल सदस्य कितने बताए मैंने लोकसभा के? 543, लेकिन उपस्थित कितने हैं? उपस्थित कितने हैं? 443 उपस्थित है, या इनको तत्कालीन बोल दो। उपस्थित वे मतदान में भाग लेने वाले, उपस्थित तो 443 थे किसी दिन, लेकिन हो सकता है मतदान में भाग लिया, यानी कि पार्टिसिपेट किया। भागने का मतलब, भाग लेने का मतलब ये नहीं है दोस्तों। इधर देखिए, भाग लेना, ये दो है भाग लेना। इधर देखिए, भाग लेने का मतलब ये नहीं है पुलिस को देखते ही चोर भाग लिए दोस्तों। ऐसे भाग लेंगे उसको क्या कहेंगे? रन। क्या कहेंगे दोस्तों? रन। ओके दोस्तों। और एक होता है भाग लेना, कहते हैं ना उसने, उस स्टूडेंट ने गणतंत्र दिवस की तैयारियों में भाग लिया या स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में भाग लिया, उसको कहेंगे पार्टिसिपेट। तो ये पार्टिसिपेट वाला भाग लेना है दोस्तों। ओके, देखिए
उपस्थित थे 443 किसी दिन लोकसभा में, लेकिन भाग कितने कितने लोगों ने लिया मतदान में, वो केवल 400 ने ही लिया। 43 फिर उठ करके चले गए भाग लेने वाले, ये हैं कितने, 400। तो अब इनका होगा आधे से एक अधिक। अब इसका आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, आधे से एक अधिक, आधे से एक अधिक हो गया दोस्तों, ये कितना हो गया, 201। इतने ने सदस्यों ने उसके फेवर में वोटिंग कर दी तो वो क्या हो जाएगा, पास। कैसे बहुमत से हो रहा है, साधारण। समझ रहे हो दोस्तों, मजा आ रहा है दोस्तों। लेकिन जो ये है, समझ में आ गया, इसको अपन साफ कर देते हैं। ये क्या है क्या दोस्तों, अनुच्छेद 368 में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। ये लीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, दोबारा समझ लो। सदन में उपस्थित, समझ में आ रहा है दोस्तों। जैसे राज्यसभा की मान लो, राज्यसभा की टोटल सदस्य संख्या कितनी है, 245। वो तो टोटल है, लेकिन उपस्थित कितने थे राज्यसभा में उस दिन, कितने थे, 200। समझ में आ रहा है दोस्तों। और मतदान में भाग जब ले रहे थे उस समय सदस्य कितने बच गए, ये मान लो कि भी 150 बच गए। तो जो 150 है उसका आधे से एक अधिक, उसको क्या कहेंगे, साधारण बहुमत। ओके दोस्तों। अब इसके तहत कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो परिवर्तन ऐसे कौन कौन से संविधान के भाग हैं। अब देखिए, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, ये लीजिए दोस्तों, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, दूसरा ले लेते हैं राज्यों के नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन। ओके दोस्तों, नाम में परिवर्तन। किसी भी राज्य का नाम बदलना है तो ये केंद्र सरकार ही बदलती है दोस्तों, राज्य सरकार नहीं। हां, अगर किसी जिले का नाम बदलना है तो वो वहां की राज्य सरकार बदलेगी। जैसे उत्तर प्रदेश में एक जिला था, क्या था, फैजाबाद, और उसका वर्तमान में नाम क्या है, अयोध्या। ये किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने। समझ में आ रहा है दोस्तों। और जैसे एक जिला और था, ये तो मैंने फैजाबाद का एग्जांपल जिले का दिया, एक और था इलाहाबाद, उसका नाम अब क्या हो गया, प्रयागराज दोस्तों, जहां पर अभी क्या चल रहा है, महाकुंभ स्नान। प्रयागराज में दोस्तों ये 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, उनका संगम है। करोड़ों लोग डुबकी लगा चुके हैं, कुछ लगाएंगे दोस्तों, हो सके तो आप भी जाइए। ओके दोस्तों, तो इधर देखिए, राज्यों के नाम में परिवर्तन, ये जो है परिवर्तन कि सीमाओं में भी परिवर्तन हो गया और नाम में, ये होगा साधारण बहुमत से दोस्तों। अब इसके बाद लेंगे अपन जो विशेष बहुमत से हो रहे हैं, और विशेष बहुमत क्या है।
इधर देखिए दोस्तों, इसके बाद में है विशेष बहुमत। बहुमत, ये लीजिए, थोड़ा फैशन कर देते हैं, कर दे दोस्तों। हमारे यहां पर हर प्रकार की मात्रा भी मिलती है, मंदिर का रूप भी है, हो सके तो गणेश जी की मूर्ति विराजमान कर दो, सरस्वती माता की कर दो, शंकर भगवान की कर दो दोस्तों। विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत क्या है, ये देखो दोस्तों, लिखता हूं, दिमाग में बैठाऊंगा। देखिए, सदन की कुल सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक। यह है दोस्तों, ओके। अब देखो दोस्तों, समझ लो, सदन की कुल सदस्य, सदन जैसे लोकसभा है, कुल सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों, 543। अब उसका आधे से एक अधिक, जो लगभग कितनी है, 272 आएगी सर, 72। तो ये क्या हो गया, वो हो गया विशेष बहुमत। तो आपको सर ये तो बहुत कठिन काम है, ये तो वास्तव में विशेषता है जो कठोर है। ओके दोस्तों, और इसका दूसरा अर्थ और दे दोस्तों, या तो अपन ये बोल दें अथवा, अथवा, अथवा इसके और क्या हो सकता है, देखिए दोस्तों, सदन में इसकी जो दूसरा अर्थ हो रहा है दोस्तों, विशेष बहुमत के कितने अर्थ होते हैं, दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ तो ये हो गया दोस्तों, ये पहला अर्थ है दोस्तों, सदन की कुल सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक। या फिर इधर देखो, सदन में उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले वालों का 2/3, ये लीजिए दोस्तों, 2/3 बहुमत। समझ रहे हो दोस्तों, नहीं समझ रहे हो, अब समझा देता हूं। ये तो समझ में आ गया। जैसे लोकसभा का एग्जांपल ले लेते हैं, तो कुल 543 है, उसका आधे से एक अधिक लगभग 272 आ रहा है दोस्तों, ये समझ में आ गया। दूसरा है सदन में उपस्थित, मैंने बताया जैसे मान लीजिए उस दिन 443 थे, ओके दोस्तों, और मतदान में भाग लेने वालों की संख्या केवल 400 ही थी, तो उसका कितना, 2/3 जो सदस्य संख्या आएगी उसको क्या बोलेंगे, विशेष बहुमत। समझ गए दोस्तों, ये जो परिवर्तन है ये किसका भाग है, ये अनुच्छेद 368 में शामिल है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब कौन कौन से भाग हैं संविधान में जो विशेष बहुमत से पास होंगे, देखिए, जैसे जैसे जैसे
नंबर एक, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना हो या नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन करना हो दोस्तों। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, और दूसरा क्या बताया दोस्तों मैंने, नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन करना है। तो वो कौन से बहुमत से होंगे दोस्तों? विशेष बहुमत से। अब देखें, अब इसके बाद में लेंगे अपन क्या, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। इसको साफ कर दो दोस्तों। इनको साफ करते हैं। इधर देखिए दोस्तों, अगला है क्या है? अगला विशेष बहुमत। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। अब आप कहोगे ये तो काम और भी कठिन है सर। ये कठिन है तभी तो भारतीय संविधान को कहते हैं कठोर वाली विशेषता भी है, अमेरिका से ली गई है दोस्तों। अब देखो, विशेष बहुमत मैंने आपको समझा दिया था, आधे राज्यों की सहमति, यानी आधे राज्यों के जो विधानमंडल है, 28 राज्य है दोस्तों, और 3 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानमंडल है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। तो 28 और 3 कितने हो गए दोस्तों? 31। इसका आधा कितना होगा दोस्तों? 16। जो 16 विधानमंडल हैं दोस्तों, उनकी सहमति भी आवश्यक होगी, तब कुछ परिवर्तन होंगे। कुछ भाग ऐसे हैं, कौन से हैं देखेंगे दोस्तों। विशेष बहुमत अच्छे से समझ में आ गया, और ये चीज है सरल दोस्तों। ओके दोस्तों, अब इधर देखिए, ये और बता देता हूं, जो ये परिवर्तन है ये भी अनुच्छेद 368 में शामिल, यानी 368 में एक तो विशेष बहुमत से जो परिवर्तन होंगे वो शामिल है, दूसरे कौन से हैं? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। तो देखिए, जैसे अब इसमें के 2 एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर 1, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन करना है, तो ये वाला बहुमत चाहिएगा दोस्तों। नंबर 1, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में परिवर्तन, ये लीजिए दोस्तों, समझ में आया दोस्तों। और है दोस्तों दूसरा, जो राष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचक मंडल है दोस्तों, निर्वाचक मंडल, अगर उस निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति चुनाव के, ऐसे कर देते हैं, चुनाव के निर्वाचक मंडल में परिवर्तन अगर करना है तो भी कौन से बहुमत की आवश्यकता होगी? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। ओके दोस्तों, ये आप सबको पता है कि निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है।
वो निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक दोस्तों। ओके दोस्तों, अब बताइए मजा आया कि नहीं आया? साधारण बहुमत और विशेष बहुमत क्लियर हुए कि नहीं हुए? अब आप कहोगे सर हुए हैं। तो मैंने खूब कह रहा हूं कि इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों, और जो अपने फ्रेंड सर्किल में है या रिलेटिव्स में है उनको भी अपने इस छोटे भाई की वीडियो के बारे में बताइए, तभी ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। और जो कमेंट कर रहे हैं ना, उनको दोबारा से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद दोस्तों।